हाय एवरीवन, वेलकम टू एलएलटीसी पंडवा। आज हम लोग शुरू करेंगे 11th क्लास का एक चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सेल होता क्या है, सेल को डिफाइन करते हैं। आप 8, 9, 10 से ही पढ़ते आ रहे होंगे सेल क्या होता है। चलिए वही डेफिनेशन आज हम लोग देखते हैं कि सेल क्या होता है। सेल जो है वो होता है बेसिक structural and functional unit of life। यही डेफिनेशन 9, 10 से हम रट रहे होते हैं। 9, 10 से नहीं, एक्चुअली 6, 7 से ही रट रहे होते हैं। तो सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ या कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म। अब बेसिक का क्या मतलब हो गया, तो बेसिक यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत एक सेल से ही होती है, इसीलिए उसको हम बेसिक यूनिट कहते हैं। स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चर बना होता है वो सेल से ही बना होता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी काम कर रहा होता है वो सेल के थ्रू, सेल के द्वारा ही करता है, इसीलिए इसे हम फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अब आ रहा है कि यूनिट ऑफ लाइफ या ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स क्या है, जो हम आसपास देख रहे हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एनिमल्स में डॉग्स, कैट्स, काउ, ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिजम्स है। बट ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। मतलब अगर हम यहाँ से कंक्लूजन निकाले तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो साइज में छोटे हैं और बहुत ज्यादा छोटे, इसलिए तो हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसे हम देख पा रहे हैं क्योंकि उनके साइज बड़े हैं। तो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे हैं जो कि साइज में बहुत ज्यादा क्या है, छोटे हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो साइज में बड़े हैं जिसे हम देख पा रहे हैं। ये साइज में छोटे क्यों है, ये साइज में बड़े क्यों है, तो साइज में इसलिए छोटे हैं क्योंकि ये सिंगल सेल से बने हैं। मतलब ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो एक सिंगल सेल से बना है, इसीलिए तो हम नहीं देख पा रहे, क्योंकि हम एक सिंगल सेल को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सिंगल सेल को नहीं देख सकते तो वो ऑर्गेनिजम्स भी नहीं दिखेगा जो सिंगल सेल से बना है। ये ऑर्गेनिजम्स हम देख रहे हैं क्योंकि ये बहुत सारे सेल से बने हैं और मेनी सेल से बने हैं। बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन हुए हैं तब जाके ऑर्गेनिजम्स बने, और साइज बड़ा हुआ तब जाके हमको अपनी आंखों से दिख रहा है। मतलब ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के यहीं से हमको दिख रहा है। ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो एक सेल से बना है, ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो बहुत सारे सेल से बना है। तो यहीं से हम बोलेंगे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बने होते हैं उसे कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बने होते हैं उसे कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल से, मेनी सेल से, मल्टीपल सेल से बने होते हैं उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहीं से हम ये पढ़ लिए कि ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बने होते हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं। जो सिंगल सेल से बने होंगे उसे हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो बहुत सारे सेल से बने होंगे उसे हम कहेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। चाहे कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, उनकी लाइफ की शुरुआत जो है वो एक सिंगल सेल से ही होता है। इसकी लाइफ सिंगल सेल से शुरुआत हुआ और सिंगल सेल पे ही रुक गया। इसकी लाइफ जो है वो सिंगल सेल से शुरुआत हुआ लेकिन आके सिंगल सेल पे ही नहीं रुका। सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की लाइफ है जो सिंगल सेल से शुरुआत होता है, उस सिंगल सेल का नाम है जाइगोट।
इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। एक सिंगल सेल है जाइगोट, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से, एक सिंगल सेल से इतने सारे सेल्स बने हैं। जाइगोट्स के अंदर मल्टीपल डिवीजन हुआ, जिसे हम क्लीवेज कहते हैं, और मल्टीपल डिवीजन होने के बाद बहुत सारे सेल्स बने, और ये सेल्स आपस में कंबाइन किए, और कंबाइन होने के बाद एक ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन किए। बस इसी को देखते हैं हम अगले पेज में कैसे कंबाइन हुए। ये रहा, ये एक सिंगल सेल है जो कि क्या है आपके लिए, जो डेफिनेशन में था, ये है एक बेसिक इसलिए क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। स्ट्रक्चरल क्योंकि ये किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है। फंक्शनल, कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो काम करते हैं वो सेल के हेल्प से करते हैं, इसलिए फंक्शनल हो गया। तो ये एक सिंगल सेल है। ऐसे सिमिलर टाइप के सेल्स आपस में कंबाइन होंगे। क्या होंगे? ऐसे सिंगल सेल्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होंगे, और जब कंबाइन होंगे तो बनेगा टिश्यू। टिश्यू का डेफिनेशन आप रटे भी होंगे, याद भी किए होंगे, अ ग्रुप ऑफ सेल्स। बट ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज सिमिलर इन ओरिजिन। टिश्यू किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल, जिनके ओरिजिन क्या होते हैं? सेम होते हैं, सेम ओरिजिन। ग्रुप ऑफ सेल और सेम इन ओरिजिन। उसे हम कहते हैं टिश्यू। जैसे टिश्यू के एग्जांपल्स की बात करें तो आपका आ जाएगा एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये सब क्या है? टिश्यू के एग्जांपल्स हैं। टिश्यू जब आपस में कंबाइन करते हैं तो बनता है ऑर्गन्स। जैसे कि हम बात करें माउथ की, तो माउथ एक ऑर्गन है। फूड पाइप, जैसे हम ओइसोफेगस कहते हैं, ये भी क्या है? ऑर्गन है। स्टमक, जहां पे फूड का डाइजेशन होता है, क्या है? एक ऑर्गन है। लास्ट है इंटेस्टाइन, ये भी क्या है? एक ऑर्गन है। और ये सारे ऑर्गन कैसे बने हैं? टिश्यू के कॉम्बिनेशन से। टिश्यू कंबाइन हुआ, बना ऑर्गन्स। अब ये सारे ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन कंबाइन होंगे तो बनेगा ऑर्गन सिस्टम। जैसे ऑर्गन सिस्टम के एग्जांपल्स की बात करें तो ये सारे ऑर्गन जब कंबाइन होंगे तो जो ऑर्गन सिस्टम बनेगा उसका नाम होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। और भी हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम्स होते हैं जो ऑर्गन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका आ जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका आ जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, और भी आ जाएगा आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ये वो सारे सिस्टम हैं जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ये सारे सिस्टम्स आपस में जब कंबाइन होंगे तो बनेगा एक ऑर्गेनिजम्स। तो यहां से हमको क्या पता चलता है कि छोटे छोटे सेल्स कंबाइन होते हैं तो बनता है टिश्यू कंबाइन होते हैं तो बनता है ऑर्गन कंबाइन होता है तो बनता है ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं तो एक ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। एक चीज और है यहाँ तक कि आप इस लेवल तक देख सकते हैं चीजों को अपनी आंखों से, बट ये वो स्ट्रक्चर है जैसे आप नहीं देख सकते। यहाँ के बाद सारे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बट इस स्ट्रक्चर को आप नहीं देख सकते क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी है और हमें इस चैप्टर में पूरा इसी के बारे में पढ़ना है। सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शन के बारे में ही पढ़ना है। इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेल कैसे काम करता है ये पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब जो एनसीईआरटी हमसे सवाल करती है कि सेल क्या है, वही
वैसे का हम जवाब देते हैं, जवाब जो कि हम पहले ही दे चुके हैं। अच्छा, फर्स्ट पेज पे हम देखे हैं क्या था, अच्छा मिट गया, कोई बात नहीं। चाहे कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, अगर यूनिसेलुलर होगा तो एक सेल का बना होगा, मल्टीसेलुलर होगा तो बहुत सारे सेल के बने होंगे। कॉमन क्या है, सेल, मतलब कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो सेल के बने होते हैं, यही लिखा हुआ है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। यह है डेफिनेशन जो हम आप याद किए हैं 9th-10th क्लास से कि सेल जो होता है वो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। अगर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना होगा तो उसे हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगर ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल से बना होगा तो उसे हम कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जांपल्स बैक्टीरिया, बोले थे कि वैसे सेल जो ऑर्गेनिजम्स नहीं दिखते अपनी आंखों से, बैक्टीरिया का साइज बहुत छोटा होता है क्योंकि ये सिंगल सेल से बना, इसीलिए हम इसको नहीं देख सकते। इधर देखिए, आप देखते हैं ये फंगस जिसे मशरूम कहते हैं, ये हम अपने घर के आसपास देखते हैं, रोज देख सकते हैं, कैट देख सकते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत सारे सेल से बने हैं, जिसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और इसे हम देख सकते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो एक सेल से बना है, जिसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कंपैरिजन करें तो क्या कंपैरिजन हो सकता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसे आप देख सकते हैं, इसे तो देख सकते हैं ना कि जिंदा रहने के लिए काम करते हैं। क्या काम करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए? सबसे पहले तो रेस्पायरेशन करेंगे, रेस्पायरेशन के बिना तो जिंदा रह ही नहीं सकते हैं। खुद खाना भी डाइजेस्ट करेंगे, रेस्पायरेशन करेंगे, डाइजेशन करेंगे, और भी बहुत सारे काम है जो कि करते हैं। एक्सक्रीशन का काम हो गया, रिप्रोडक्शन का काम हो गया। अब ये जो सारे काम हैं जो लाइफ में जरूरी हैं, जिसे हम इसेंशियल फंक्शन कहते हैं, ये सारे काम जो हैं वो बहुत सारे सेल की हेल्प से करते हैं। लेकिन इधर देखें तो एक ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बना है और एक सिंगल सेल से बना ऑर्गेनिज्म सारे काम कर रहा है। इधर एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से ये सब काम कर रहा है, इधर एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म सारे काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, इसी का जवाब हम अगले पेज पे देते हैं। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल किसे कहेंगे? ये एक सेल है जिसके अंदर 3 कंपोनेंट है। एक है सेल मेम्ब्रेन, सेल का एनवेलप, दूसरा है साइटोप्लाज्म, तीसरा है जेनेटिक मटेरियल जो पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर ये तीनों कंपोनेंट हैं, अगर एक सेल के अंदर ये तीनों कंपोनेंट हैं तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट सेल। और अगर कोई सेल लिविंग है, तो उसके अंदर ये तीनों चीज होने ही चाहिए, तभी वो होगा क्या चीज, कंप्लीट सेल। मतलब ये क्या है, ये तीनों मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक सेल का, होने ही चाहिए। और कंप्लीट सेल जो है वो शो करते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एनसीईआरटी की एक लाइन है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। ये क्या है, कंप्लीट सेल है। अब कह रहा है कि इसमें से हम कुछ भी कम कर दे। कंप्लीट सेल में क्या क्या है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल। अगर इन तीनों में से कुछ भी कम कर दे तो डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अभी तो बोले ना कि अगर एक सेल को जिंदा रहना है, लिविंग रहना है, तो ये तीनों चीज होने ही चाहिए। मतलब ये वो मिनिमम कंडीशन है जो सेल के पास होना चाहिए। और अगर ये तीनों कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं कंप्लीट सेल। और कंप्लीट सेल जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करते हैं। अगर ये तीनों में से कुछ भी नहीं है तो उसे हम कंप्लीट सेल भी नहीं कहेंगे। और अगर कंप्लीट सेल नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करेगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक सिंगल सेल से ही तो बना है ना, और एक सिंगल सेल से बना और उसके पास ये तीनों चीज है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक सिंगल सेल से बना है, सिंगल सेल से बना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो उसके अंदर ये तीनों चीज है, मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है।
मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, मतलब वो क्या है, कंप्लीट सेल है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक सिंगल सेल से, जैसे सपोज बैक्टीरिया ही था, देखिए यहाँ पे ये बैक्टीरिया है, एक सेल से बना है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म भी है, जेनेटिक मटेरियल भी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है मतलब ये कंप्लीट है, कंप्लीट सेल है, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसको शो करेगा ही करेगा। हम अपने लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, वे बहुत सारे सेल की हेल्प से, रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन इन सब काम करने के लिए बहुत सारे सेल की जरूरत पड़ती है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये सारे काम एक ही सेल से हो रहे हैं। तो यही लिखा हुआ है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कैपेबल हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए और लाइफ के सारे एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। एसेंशियल फंक्शन में आपके आ जाएंगे वही सब, रेस्पिरेशन, खाना को भी तो पचाएगा तभी तो वो डाइजेशन का काम करेगा, डाइजेशन, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना है तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन के बाद कुछ वेस्ट भी बच जाते हैं उसको बाहर निकालना, एक्सक्रीशन। ये सारे के सारे काम क्या है, एसेंशियल वर्क है, एसेंशियल फंक्शन है। और ये सारे काम हम भी कर रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कर रहा है, मल्टीसेलुलर भी कर रहा है, यूनिसेलुलर भी कर रहा है। फर्क इतना है कि ये सारे काम मल्टीसेलुलर बहुत सारे सेल की हेल्प से कर रहे हैं और ये सारे काम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक सिंगल सेल से कर रहा है। तो यही था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं और लाइफ के सारे एसेंशियल फंक्शन एक सिंगल सेल से ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल, हिस्ट्री ऑफ सेल। कौन से साइंटिस्ट कौन से सेल का डिस्कवरी किए, वही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है जो कि पहली बार कॉर्क के अंदर सेल का डिस्कवरी किए थे और वो सेल जो था वो डेड सेल था। रॉबर्ट हुक क्या किए, कॉर्क का एक स्लाइस लिए, बहुत पतला सा स्लाइस लिए। कॉर्क क्या होता है, पेड़ की जो छाल होती है ना उसे कॉर्क कहते हैं। उस छाल का एक बहुत पतला सा एक टुकड़ा लिए और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के ऑब्जर्व किए तो क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखा उनको, बहुत सारे छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखा उनको, कुछ ऐसा। जब माइक्रोस्कोप के अंदर उस कॉर्क के स्लाइस को देख रहे हैं तो उनको ऐसे छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखा। इस रूम लाइक स्ट्रक्चर को वो नाम दिए सेल। कौन नाम दिए, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक जो है वो सेल को सेल नाम दिए, मतलब सेल नाम जो था वो रॉबर्ट हुक ही दिए थे। सेल की डिस्कवरी भी यही किए थे। अब ये जो पेड़ की जो छाल होती है ना वो डेड होती है, तो इसीलिए कहा जाता है कि वो डेड सेल की डिस्कवरी किए थे। अब जो सेल डेड होता है उसके अंदर ना तो साइटोप्लाज्म होता है ना तो सेल मेम्ब्रेन होता है। तो यहाँ पे जो दिख रहा था ना एक्चुअली में रॉबर्ट हुक को, ये सिर्फ सेल वॉल दिख रहा था। सेल के अंदर जो भी चीज था वो तो खत्म हो गया, वो तो डेड हो चुके थे। जो चीज बचा हुआ था वो था सिर्फ सेल वॉल। तो एक्चुअल में रॉबर्ट हुक को जो दिखा था वो सेल वॉल था। अब सेल वॉल था तो सेल का ही पार्ट, इसीलिए कहते हैं कि रॉबर्ट हुक जो है वो पहली बार सेल का डिस्कवरी किए थे और वो सेल कैसा था, डेड सेल था। लिविंग सेल की जो डिस्कवरी है वो किए थे एंटोन वॉन लीवेनहॉक। पहली बार लिविंग सेल को देखे भी और डिस्क्राइब भी किए। एंटोन वॉन लीवेनहॉक एक सिंगल सेल की डिस्कवरी किए थे जिसका नाम दिए थे वो एनिमलक्यूल। एनिमलक्यूल का मतलब होता है एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक जो है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स का डिस्कवर किए थे जिसका नाम दिए थे एनिमलक्यूल। रॉबर्ट हुक एक बुक भी लिखे थे जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। नेक्स्ट आते हैं बाद में रॉबर्ट ब्राउन जो है वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किए थे। सेल का डिस्कवरी पहले हो गया लेकिन न्यूक्लियस की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई थी क्योंकि उस टाइम माइक्रोस्कोप की उतना एडवांसमेंट नहीं था। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट होती गया सेल का स्ट्रक्चर जो है हम डीपली ज्यादा स्टडी कर पाए। तो ये लाइन एनसीईआरटी की है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एडवांसमेंट होती गई हम स्ट्रक्चर को स्टडी कर पाए।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल थ्योरी। कोई साइंटिस्ट है सेल को स्टडी किए और सेल के बारे में कंक्लूजन दिए, वही है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है एस्क्लेडन एंड स्वॉन। अब एस्क्लेडन थ्योरी दिए हैं तो बिना पढ़े तो थ्योरी देंगे नहीं, तो क्या पढ़े थे, क्या ऑब्जर्वेशन था, कहाँ के थे, कब पढ़े थे, वही देख रहे हैं हम। तो एस्क्लेडन का पूरा नाम है मैथियस एस्क्लेडन, जो कि एक जर्मन बोटनिस्ट थे, जर्मनी में रहने वाले थे और वो क्या थे, बोटनिस्ट थे। मतलब ये किस पे स्टडी किए होंगे, बोटनिस्ट हैं तो प्लांट पे स्टडी किए होंगे। कब स्टडी किए, 1838 में। अब ये जो नोट्स है, इस नोट्स को हम पढ़ेंगे कैसे। मैथियस एस्क्लेडन जो कि एक जर्मन बोटनिस्ट है, 1838 में स्टडी किए। क्या स्टडी किए, किस पे स्टडी किए, अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट पे स्टडी किए, बहुत सारे प्लांट्स पे क्या किए, स्टडी किए तो कुछ ऑब्जर्वेशन भी हुआ होगा उनका। तो उनका ऑब्जर्वेशन था कि जितने भी प्लांट्स है, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। ये बात आज के लिए नॉर्मल है, हम जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं सेल से बने हैं, बट उस टाइम ये बात पहली बार आई थी, तो उस टाइम ये बात बड़ी थी। आज हमारे लिए बात नॉर्मल है। तो ये क्या बोली वो प्लांट को स्टडी करने के बाद कि जितने भी प्लांट्स हैं वो अलग अलग सेल से बने हैं और वो अलग अलग सेल मिलके उस प्लांट के लिए क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं, which form the tissues of the plants। नेक्स्ट है स्वॉन। स्वॉन जो थे, जिनका पूरा नाम है थियोडर स्वॉन, जो कि एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। थियोडर स्वॉन जो कि एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, 1839 में वो स्टडी किए, क्या स्टडी किए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स। क्या स्टडी किए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल। अब कहेंगे कि जियोलॉजिस्ट है तो एनिमल सेल स्टडी तो करेंगे, लेकिन वो सिर्फ एनिमल सेल पे स्टडी नहीं किए थे, वो प्लांट पे भी स्टडी किए थे, प्लांट टिश्यू पे भी स्टडी किए थे। अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है कि स्वॉन किस पे स्टडी किए थे, एनिमल्स पे या प्लांट्स पे, तो आपके दिमाग में आएगा कि स्वॉन जियोलॉजिस्ट थे तो एनिमल्स पे ही स्टडी किए होंगे, नहीं, वो प्लांट पे भी स्टडी किए थे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। जब वो एनिमल सेल पे स्टडी किए तो कुछ ऑब्जर्व किए और प्लांट सेल पे स्टडी किए तो भी कुछ ऑब्जर्व किए। जब एनिमल सेल को स्टडी किए तो क्या देखते हैं कि जितने भी एनिमल सेल हैं, सारे एनिमल सेल के बाहर एक पतला सा लेयर पाया जा रहा है। जब वो एनिमल सेल को स्टडी किए तो क्या देख रहे हैं कि एनिमल सेल के बाहर जितने भी वो एनिमल सेल देखे, सारे एनिमल सेल के बाहर एक पतला सा लेयर है। उस लेयर का वो नाम नहीं दिए, उस लेयर का बाद में नाम दिया गया, जिससे आज हम उस लेयर को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उस टाइम नाम नहीं दिए, वो बाद में नाम दिया गया, बट सिर्फ वो इतना देखें कि जितने भी एनिमल सेल है, एनिमल सेल के बाहर एक पतला सा लेयर है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस वो इनका ऑब्जर्वेशन था जब वो स्टडी किए एनिमल सेल्स को। जब वो प्लांट सेल को स्टडी किए तो वो क्या देखते हैं, एक अलग लेयर है, एक एक्स्ट्रा लेयर है प्लांट के अंदर। वो लेयर जब वो एनिमल्स को पढ़ रहे थे तो नहीं दिखा उनको, जब वो एनिमल्स को पढ़ रहे थे तो ऐसा दिखा उनको, लेकिन जब वो प्लांट को पढ़े तो कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके पास दो लेयर है, ये वाला लेयर तो है, उसके साथ साथ एक और लेयर है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो इनका ऑब्जर्वेशन क्या था कि प्लांट के पास सेल वॉल प्रेजेंट है, जो कि प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर है। एनिमल सेल के अंदर ये नहीं था, ये प्लांट सेल के अंदर है। इसलिए क्या बोले कि सेल वॉल पाया जाना प्लांट के अंदर क्या है, यूनिक कैरेक्टर है। स्वॉन जो थे एनिमल्स पे भी स्टडी किए, प्लांट पे भी स्टडी किए, दोनों पे स्टडी करने के बाद एक हाइपोथेसिस देते हैं। और वो हाइपोथेसिस क्या है, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, वो किसके बने होंगे, सेल के बने होंगे और सेल के प्रोडक्ट होंगे, सेल के बने होंगे और सेल के प्रोडक्ट होंगे, कंपोज्ड ऑफ सेल्स होंगे और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स होंगे। ये हाइपोथेसिस कौन दिए, स्वॉन दिए। कब दिए, प्लांट और एनिमल दोनों पे स्टडी करने के बाद। बट एक्चुअली में देखा जाए तो दोनों ने मिलकर हाइपोथेसिस तो ये दिए, लेकिन सेल थ्योरी एस्क्लेडन और स्वॉन दोनों मिलकर दिए। एस्क्लेडन प्लांट पे स्टडी किए डीपली और स्वॉन जो है वो एनिमल्स पे स्टडी किए, और दोनों मिलके
क्या दे दिए, सेल थ्योरी। यही लिखा हुआ है एस्क्लेडन और स्वान जो है वो दोनों मिलके सेल थ्योरी दिए। हाइपोथेसिस तो सिर्फ स्वान दिए, सेल थ्योरी दोनों मिलके दिए। और वो सेल थ्योरी क्या था कि द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इन प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पे ऑल लिखा होगा, ये ऑल है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये है सेल थ्योरी जो कि कौन दिए, एस्क्लेडन और स्वान। अब इनके पास एक सवाल आता है, इनके सामने एक सवाल खड़ा होता है, सर आप कह रहे हैं चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, बने किसके होंगे, सेल के बने होंगे। तो हमें ये बताइए कि ये सेल आ कहां से रहा है। एस्क्लेडन और स्वान तो एक बात बोले, एनिमल हो या प्लांट हो किसके बने होंगे, सेल के बने होंगे। तो इनसे पूछा गया सवाल, ये जो सेल से बने हैं ये सेल आ कहां से रहे हैं। इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। यही लिखा हुआ है, जब ये सेल थ्योरी दिए तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि नए सेल कैसे बनते हैं। और इस सवाल का जवाब देते हैं रुडोल्फ विर्चो 1855 में।